स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट स्टार्ट किए थे, उसका पार्ट 1 हम लोगों ने देखा था, जहाँ पर हम लोगों ने एटम के जो मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसमें से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से ले करके और जो भी हमारा कैरेक्टर है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने देखा था। आज बारी हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और दूसरे रेडिएशन की है, लेकिन उससे पहले मैंने कहा था कि मैं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड आपको एक दो प्रॉब्लम कराऊंगा कि आप देखेंगे, और एक दो प्रॉब्लम मैंने लास्ट में कराया भी था। जैसे एज पर एग्जांपल कि हम लोग फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट को कंबाइन अगर करते हैं, कैसे समझेंगे कि फर्स्ट यूनिट का हम लोग उपयोग सेकेंड यूनिट में कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो इसके लिए मैं एक फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट को कंबाइंड क्वेश्चन से चलता हूँ। जैसा कि आप देखेंगे, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ, कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन। मैंने कहा कि अगर आपके पास मीथेन केमिकल है, अगर उसका 1 मोल है, या यूँ कहिए कि उसका 16 ग्राम है, या यूँ कहिए कि एट एनटीपी पे उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनके चार्ज कितना होगा। तो एक तो हमारा हो गया कि कंसेप्ट ऑफ मोल से क्वेश्चन हो गया कि अगर यू हैव रिलेशन बिटवीन मोल, वेट एंड वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, and how can you calculate the charge of the all electron present in out of this 1 mole or 16 ग्राम और वॉल्यूम एट एनटीपी 22.4 लीटर। ये हमारा कंबाइंड एफर्ट होगा कि दोनों यूनिट को मिला करके आपको इम्प्लीमेंट करने आ रहा है कि नहीं। तो मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ कि स्टूडेंट, अगर आपके पास 1 मोल मीथेन, फार्मूला मीथेन का होता है CH4, आप जानते हैं कि CH4 होता है। 1 मोल मीथेन यानी 16 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। दैट मीन्स कि मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, 16 ग्राम, तो इसको 1 मोल बोलेंगे। अगर मैं 16 बोल देता तो सिंगल एक मॉलिक्यूल कहलाता। अगर मैं एनटीपी की बात करूं तो इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, बट कंडीशन अप्लाइड एनटीपी होना मस्ट है, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए। अब बातें ये तो आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। मेरा क्वेश्चन है कि 1 मोल मीथेन में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके चार्ज कितने हैं, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने के लिए सीखा था। तो हम लोग को पता है कि इस यूनिट में जो हम लोग इसके प्रीवियस क्लास में किए थे, पता है कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 तरह के आपने चार्ज पढ़ा था, एक स्पेसिफिक चार्ज पढ़ा था, एक एब्सोल्यूट चार्ज पढ़ा था। स्पेसिफिक चार्ज में मास इंक्लूड होता है, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट चार्ज की बात करेंगे। तो एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपने पढ़ा था कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और आपको ये पता है कि 1 मोल मीथेन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज पता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या में एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल चार्ज निकल जाएगा कूलम में। आप चाहे तो इसको फराडे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब शुरू होता है मेरा दोनों के कॉम्बिनेशन, फर्स्ट यूनिट और ये सेकेंड यूनिट का जो स्टार्टिंग है, ये दोनों को कैसे कंबाइन करते हैं। तो यहाँ से शुरू करना है कि अगर हमारे पास 1 मोल है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ मीथेन। 1 मोल मीथेन में कितने मॉलिक्यूल होंगे स्टूडेंट? आपको पता है 1 मोल में एवोगाड्रोज नंबर होता है। एवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻23। ये मॉलिक्यूल का नंबर है, ये मॉलिक्यूल का मीथेन मॉलिक्यूल का नंबर हुआ। अब आपको कैलकुलेट करने हैं कि इस मीथेन फॉर्मूले में CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए CH4 है, आपको ये पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपको पता है 6 होता है, और हाइड्रोजन 1, और यहाँ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 6 + 1 × 4 दैट इज द 10। ये मैंने एटॉमिक नंबर को क्यों जोड़ा, एटॉमिक नंबर को क्यों लिखा, तो हमारे पास ये कंसेप्ट है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोलते हैं। और प्रोटॉन की जो संख्या न्यूक्लियस के अंदर होती है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूक्लियस के बाहर जो सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, क्योंकि हमें पता है कि एटम न्यूट्रल होता है। एटम के न्यूट्रल होने के पीछे कंसेप्ट ही यही है
कि अगर इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव है तो प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव है, या दोनों के नंबर बराबर हैं, इसलिए इक्वल चार्ज होने से कैंसिल कर देता है चार्ज और ये न्यूट्रल हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो प्रोटॉन की संख्या एक एटम में होगा वही उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इसलिए मैंने एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन की संख्या ही कहते हैं, इसलिए मैंने एटॉमिक नंबर का सम कर दिया, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन होगा। हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल कितना है, एवोगैड्रो नंबर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पे कितना आसानी से सिंप्लीफाई करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ मीथेन, इन 1 मोल ऑफ मीथेन, ये हमारा टोटल निकल गया कि 1 मोल मीथेन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 इंटू 6.022 10 टू पावर 23 एंड 6.022 10 टू पावर 24, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गया। ये हमारा जो है फर्स्ट यूनिट का इम्प्लीमेंटेशन था कि इम्प्लीमेंट करके निकालें। अब जो अभी यूनिट हमारा चल रहा है इसमें हम लोगों ने पिछली ही क्लास में इलेक्ट्रॉन की चार्ज सीखा था कितना, और इसको हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली निकाला था, और एक नहीं दो मेथड से निकाला था। आपने एक थॉमसन एक्सपेरिमेंट के जरिए देखा था और दूसरा आपने मिल्कन वाइल्ड ड्रॉप से देखा था जो एब्सोल्यूट चार्ज हम लोगों ने निकाला था। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर सेट करूँगा तो हमारे पास चार्ज हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6.022 10 टू पावर 24 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। इसको आप सोल्व कर लेंगे, यही आपका कूलम में आंसर हो जाएगा। ये देखिए हमारा दोनों यूनिट का कंबाइन एफर्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यानी आपको जो फर्स्ट यूनिट आपने पढ़ाई किया है उस यूनिट को आपको यहाँ पर हमेशा इम्प्लीमेंट करना है, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो कैरेक्टर प्रॉपर्टी और जो चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, मास, उसका रिलेटिव मास और दूसरे मोशन का मास, रेस्ट का मास, जितना भी हम लोगों ने निकाला था, आज बारी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अब हम प्रोटॉन के लिए वही उसी एक्सपेरिमेंट को जो प्रीवियस क्लास का हमारा जो थॉमसन एक्सपेरिमेंट था, कैथोड रेज का जो हम लोगों ने वहाँ पर फॉर्मेशन किया था, थोड़ा सा रिवर्स करेंगे, क्योंकि हमारे पास रदरफोर्ड और ई गोल्डस्टीन ने ये यहाँ पर विचार किया कि एटम अगर हमारे पास एक ऐसा स्पेसिफिक चार्ज वाला कोई पार्टिकल रखता है जो निगेटिव चार्ज है और एटम न्यूट्रल है, हो ना हो कहीं पे इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, और इस हाइपोथेसिस पे गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड की कंबाइन एफर्ट से ये बात पता चला कि हाँ वो है एक स्मॉल पोर्शन है एटम के अंदर, वहाँ पर ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है जिसका नाम प्रोटॉन। तो उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई तरीके से उसी सारे ऑपरेटर्स को यूज करते हुए सिर्फ उन्होंने ऑपरेटर्स में जो इस्तेमाल किया था, केवल उन्होंने इलेक्ट्रोड को चेंज किया, सारे करंट वही रहने दिए। हमारे पास जो उसका प्रेशर था वो प्रेशर को उतनी ही लो रखा, और फिर उन्होंने देखा कि वहाँ से फिर एक अपोजिट डायरेक्शन में रेड ग्लो कर रहा है रे, और वो हमारा जो है कैथोड की तरफ आ रहा है, लेकिन वो एनोड से नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, आप लोग भी समझिएगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की हमारा डिस्कवरी हुआ था वो कैथोड से चल के एनोड की तरफ जा रहा था, लेकिन जब उस डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट में जब दोनों इलेक्ट्रोड को उल्टा किया गया और वही 10,000 वोल्टेज और 10 टू पावर -2 atm प्रेशर अप्लाई किया गया, तो देखा गया कि जो उसके अंदर गैस प्लेस किया गया था वो गैस आयोनाइज हो गया, और गैस आयोनाइज हो करके पॉजिटिव चार्ज बना दिया, और वो पॉजिटिव रे वहाँ से एनोड से नहीं, वो पॉजिटिव रे कैथोड की तरफ मूव करने लगा। इसका मतलब हुआ कि दिस इज कॉल्ड कैनाल रे। आप कभी भी एनोड रे नहीं बोल सकते हैं, जैसे इसके पहले वाले में आप कैथोड रे बोल देते हैं, कैथोड रे के कहीं नाम इलेक्ट्रॉन पड़ा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हमारे पास अगर एनोड रे आप कहेंगे कि एनोड रे है, तो चूंकि ये रे एनोड से नहीं निकलता है, ये गैस आयोनाइज करता है, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर की वजह से गैस के आयोनाइजेशन हो जाता है, और वो गैस पॉजिटिव चार्ज में चला जाता है, और वो पॉजिटिव चार्ज जो है वहाँ से कैरी करता है, कैथोड की तरफ जाता है। जैसा कि अभी मैं आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का जो पिक्चर है मैं वहाँ पर समझाता हूँ, दिखाता हूँ, और इसलिए इसको कैनाल रे कहते हैं, या पॉजिटिव रे कहते हैं, या प्रोटॉन कहते हैं, कभी भी एनोड रे नहीं कहते हैं। आप स्क्रीन की तरफ आइए, देखिए इस पिक्चर को। अब हम लोग स्क्रीन पे आते हैं। अब
आप यहाँ पर स्टूडेंट इस चीज़ को देखेंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जिक्र भी किया गया है कि जो उन्होंने कहा था कि एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, ये सही है कि एटम न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये निश्चित था कि वहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है। और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज जो देखा गया वो परफोरेटेड कैथोड इन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर देखा गया। कैसे देखा गया? ये जो रेड ग्लो हुआ है, कुछ नहीं किया गया। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस तरफ मेरा एनोड है, देखिए मेटल का रॉड एनोड है, और इस तरफ मेरा ये कैथोड है, और यहाँ पर फिर देखिए परफोरेटेड कैथोड लगाया गया, परफोरेटेड उल्टा किया गया। इसके पहले वाले में जब हम लोग स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का निकालते थे तो परफोरेटेड एनोड लगाया गया था, यहाँ पर तो मैंने इसी की बात किया था कि यहाँ उल्टा कर दिया जाता है, यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड लगाया जाता है। परफोरेटेड का मतलब पिछले भी क्लास में मैंने बताया था कि जहाँ से कि कोई रे पास कर सके, उसमें कोई ऐसा है, हम लोगों ने पोरस सबस्टांस का इस्तेमाल करते हैं, पोरस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ से रे आसानी से निकल सके। इसके बाद यहाँ पर हमारे सेंटिलेशन के लिए जिंक सल्फाइड कोटिंग रहता है जो कि ग्लो कर सके, यहाँ से फ्लोरोसेंट की घटना घट सके, ये यहाँ पर हमारे पास एक मटेरियल लगा रहता है। और इसमें हम लोग वही लो प्रेशर और हाई वोल्टेज, यहाँ पर देखिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है हाई वोल्टेज जनरेटर की तरह, और वैक्यूम पंप सेम वही फिगर है, सिर्फ उल्टा क्या हुआ है कि इसके पहले वाले में परफोरेटेड एनोड होता था, अभी परफोरेटेड कैथोड है। और ये सारे प्रोसेस को वैसा ही किया गया, देखा गया कि ये पॉजिटिव रे निकल रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ये पॉजिटिव रे यहाँ से नहीं निकल रहा है, ये गैस का आयोनाइजेशन हुआ, गैस आयोनाइज होने के बाद ये निकल रहा है। यानी हमारे पास जो गैस इसके अंदर फिलअप किया गया है, हाइड्रोजन गैस ले, हीलियम गैस ले। अब देखिए यहाँ पर जब स्पेसिफिक चार्ज हम निकालेंगे तो ये दिमाग में बात रखेंगे आप कि स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ फिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस अलग लेते हैं तो स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू बदलेगा, इसलिए प्रोटॉन की स्पेसिफिक चार्ज फिक्स नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज फिक्स था क्योंकि गैस के कैरेक्टर से कुछ लेना देना ही नहीं था, कोई भी गैस फिलअप करिए इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज फिक्स वैल्यू आता है। बट अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं, मैं दो कम से कम 2 एग्जांपल आपके सामने रखूंगा। अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं या आप इसमें हीलियम लेते हैं या कोई दूसरा गैस लेते हैं, हर बार स्पेसिफिक चार्ज आपका चेंज होगा, आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलता हूँ। देखिए मैं इसी की बात कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। स्पेसिफिक चार्ज निकालने के लिए यहाँ पर हमने 2 आपके पास एग्जाम्पल लिया है। ये बताया गया कि कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ता है, कोई भी गैस एक से 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है, पॉजिटिव चार्ज निकलता है। और चूंकि गैस का मास अलग अलग होता है, हर गैस का मास अलग होता है, तो और यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक चार्ज जब निकालते हैं तो E/m लेते हैं, तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज तो या प्रोटॉन की चार्ज तो मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं, बट मास ऑफ दैट गैस भी चेंज। यहाँ पर हमारा यही हो रहा है कि जब हाइड्रोजन गैस को उसमें हम लोग रखेंगे तो देखिए एक हाइड्रोजन का जो मास होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg होता है, एक हाइड्रोजन का मास है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, बट एक हाइड्रोजन का मास ये रखा गया है। चूंकि क्यों? हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या भी 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है। अगर हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या उसमें? तो सिर्फ न्यूक्लियस बचा, और न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन बचा। इसलिए H+ का सबसे पहला एग्जाम्पल प्रोटॉन के रूप में दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि H+ प्रोटॉन है। बट ये दिमाग में बैठा लीजिए, एनी स्पेसीज विच हैव अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन का डेफिनेशन ये नहीं है कि सिर्फ H+ को प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन हमारा जो होता है, कोई भी मटेरियल हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, या कोई भी फॉर्म में वो मटेरियल हो, दे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है दैट मीन्स गेटिंग पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज को प्रोटॉन कहा जाता है। बट हमारा प्रोटॉन का डिफिनीशन यहाँ सबसे अच्छा लगता है कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, H ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, H+ हो गया, दिस इज द कैनाल रे। देखिए यहाँ लिखा हुआ कैनाल रे, नेवर से दिस इज द एनोड रे, कैनाल रे, क्योंकि यह गैस की वजह से हो रहा है, गैस आयोनाइज हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोटॉन का चार्ज है वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, केवल हमारा साइन का डिफरेंस होता है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन का मास रखा गया, E/m निकाला गया, 9.58 10⁻7 कूलम पर केजी। ये हमारा एक वैल्यू आया, किसके लिए आया? तो हाइड्रोजन के लिए आया। अब आप दूसरे एग्जाम्पल में आएंगे, उसके लिए मैं अब हीलियम का एग्जाम्पल लेता हूँ। हीलियम पे आ जाइए। हीलियम की अगर आप बात करते हैं
तो हीलियम में अगर हम लोग इसके एक्शन में आ जाएं, हीलियम की देखेंगे, यहाँ पर बात करेंगे, तो हीलियम जो हमारे पास है वह क्या करेंगे कि यहाँ देखिए मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि हीलियम में हमारे पास कैसे दो तरह के चार्ज आते हैं, कैसे दोनों चार्ज अलग अलग हो जाते हैं और उनके मास कैसे चेंज करेंगे। तो हीलियम जो हमारा है, देखिए ये हीलियम है, दैट इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो हीलियम पे एक प्लस चार्ज हुआ। अभी भी हीलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन। फर्दर हीलियम लॉस ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन दैट गेटिंग दिस टू पॉजिटिव चार्ज। तो एक हीलियम ने एक इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस किया तो एक पॉजिटिव चार्ज, और दो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो दो पॉजिटिव चार्ज। अब इसके वैल्यू की अगर आप बात कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू की हम लोग बात करें तो कैसे बात करेंगे। देखिए मैं फर्स्ट के इसके लिए निकाल रहा हूँ E/m, ध्यान दीजिएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इसके लिए वैल्यू लिखूंगा 1.6 × 10⁻⁻19। और हीलियम का जो हमारे पास मास है कितना है, तो हीलियम का मास, एटॉमिक मास 4 होता है, और चूंकि 4 ग्राम है और 1 ग्राम को अगर हम लोग उसको हम लोग एमयू में बदल दें या केजी में बदल दें तो उसको हम लोग एक हीलियम की मास की बात करेंगे तो 1.67 × 10⁻27 ये हमारा केजी हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब हीलियम लॉस किया तो दैट गेटिंग्स प्रोटॉन, उसका E/m निकालेंगे, ये वैल्यू हमारे पास आएगा। और ये वैल्यू को अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो जो कुछ वैल्यू आएगा वो हम लोग देख लेंगे कितना वैल्यू आया। इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपके पास जो एडिशन आएगा वो होगा हीलियम प्लस प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज द 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर जो चार्ज होगा डबल हो जाएगा, यहाँ पर जो चार्ज होगा वो डबल हो जाएगा, और जो ये डबल चार्ज होगा तो इसमें अब E/m इसका निकालने जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। लेकिन मास तो वही रह जाएगा, मास यही रह जाएगा 4 × 1.67 × 10⁻⁻27। तो ये दोनों वैल्यू को अगर आप देख रहे हैं तो जस्ट इस वैल्यू में डबल का रिलेशन है, इसका ये डबल हो जा रहा है। तो देखिए स्पेसिफिक चार्ज हाइड्रोजन का देखिए, स्पेसिफिक चार्ज हीलियम प्लस का देखिए, स्पेसिफिक चार्ज हीलियम डबल प्लस का देखिए, तीनों वैल्यू डिफर कर रहा है। यानी आप प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज को कभी भी फिक्स नहीं कर सकते हैं, ये गैस टू गैस वेरी करेगा। ये पॉइंट हम लोग को यहाँ पर इसके कैरेक्टर में आया कि ये वैल्यू हमारा अलग होते हैं। इसी प्रकार हम लोग इसीलिए जब मास की बात करते हैं तो हाइड्रोजन को लेते हैं कि चूंकि हाइड्रोजन जो है सिंगल प्रोटॉन वाला मेरा स्पेसिस है, इसीलिए हाइड्रोजन को प्रोटॉन सोचने में समझने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन दूसरे स्पेसिस को समझने सोचने में इसलिए परेशानी होती है कि ये वैल्यू इसका चेंज होने लगता है। अब मैं इसके कैरेक्टर और प्रॉपर्टी पे आता हूँ। अब आइए वहाँ पर फिर से मैं, जो कि आप पिछले क्लास 10 में आपने कैरेक्टर पढ़ाई किया है, इस कैरेक्टर पे आइए, इसको हम लोग देखते हैं उनके प्रॉपर्टी पे। जो क्लास 10 की पहले प्रॉपर्टी है जिसको कैनाल रे या पॉजिटिव रे कहते हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप लोग एनोड रे नहीं कहेंगे, जब भी बोलेंगे कैनाल रे ही बोलेंगे। सिंपल सी पॉइंट है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है इस पार्टिकल में, ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करता है। कैनाल रे पास थ्रू थिन मेटल फॉइल्स, दे आर पेनिट्रेटिंग। मैं इस पर एक एक्सपेरिमेंट आपको आज आपके सामने एक प्रेजेंट करूँगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे पे एक मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इनका पेनिट्रेटिंग पावर कैसे निकाला जाता है। और मैं 4 तरह का यहाँ पर ऑपरेटर्स इस्तेमाल करूँगा, देखिएगा वहाँ पर इसका पावर समझ में आएगा। इसके बाद कैनाल रे जो होता है हमेशा जिस तरह से इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन मूव करता है उस तरह से भी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकल गया तो प्रोटॉन बन गया, यह स्वाभाविक है, नेचुरल हमारा कि H+ को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। लेकिन मैं कहा हूँ कि नहीं, H+ के अलावा जो भी आता है जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारे प्रोटॉन होते हैं। इस प्रकार के हमारे जो और प्रॉपर्टी जो होते हैं कि चार्ज जो होते हैं, हम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं वैसे वैसे उसका चार्ज जो होता है बढ़ते जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, अगर एक स्पेसिस से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो चार्ज उसी प्रकार से हमारा चेंज होते जाता है। और ये जो कैनाल रेज है गैस का आयोनाइजेशन से ही बनता है। उसके बाद जो हमारा स्पेसिफिक चार्ज है वो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन के नंबर के साथ बढ़ते हुए चले जाते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है। अब देखिए प्रॉपर्टी में और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या अंतर है, दोनों में अंतर होता है।
प्रॉपर्टी और कैरेक्टर दो चीज़ होते हैं। प्रॉपर्टी कॉमन हो सकते हैं, कैरेक्टर कॉमन नहीं होते हैं, कैरेक्टर बदलते रहता है, हर एक पार्टिकल का कैरेक्टर बदलते रहता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन का जो हमारे पास डिस्कवरी हुआ है आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ना, प्रोटॉन बन गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ था वो कैथोड रे से हुआ था। वो जो मेटल का रॉड, हम लोगों ने इलेक्ट्रोड के बारे में सीखा था, क्या सीखा था कि इलेक्ट्रोड किसको कहते थे। वहाँ और यहाँ में देखिए फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है कि हम वहाँ पर बताए थे कि जब कोई भी मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, व्हेन मेटालिक कंडक्टर इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, देन अ पोटेंशियल सेटअप एट द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। उसको इलेक्ट्रोड बोलते थे। और वो इलेक्ट्रोड से जब रे निकलता था, जब वहाँ से हमारे पास कोई रे ग्लो करता था, तो कैथोड से जब निकल के जाता था, उस कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल के जाता था, तब बोलते थे कि वो हमारा जो है कैथोड रेज है, बाद में उसको इलेक्ट्रॉन बोला गया। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ही अलग हो गया। क्या कंडीशन हो गया? यहाँ पर रॉड इस्तेमाल हो रहा है, बट रे कहाँ से निकल रहा है? तो गैस से निकल रहा है। गैस के आयोनाइज होने से, तो देखिए ये कैरेक्टर हो गया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन हटने से प्रोटॉन बन रहा है और वहाँ इलेक्ट्रॉन जो है रे से निकला था, दोनों में फर्क हो गया, ये कैरेक्टर बदल गया। इसी प्रकार आप जिस तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव चार्ज आप वहाँ देखे थे कि वहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम। फिर इसी प्रकार से हमारे पास मास निकालना है प्रोटॉन का, तो हम लोग एक हाइड्रोजन एटम का मास निकालते। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम का जो मास होता है बेसिकली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन को बोलते हैं। ऐसे तो हम लोग ये जानते हैं कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल के अलावे भी अभी हमारे पास 40 पार्टिकल होते हैं, लेकिन उन पार्टिकल का मास लगभग नेग्लिजिबल माना गया है, इसलिए इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मास को ऐड करके ही उसका मास निकालते हैं। दैट मीन्स कि प्रोटॉन में न्यूट्रॉन होता नहीं है, तो सॉरी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता नहीं है, सिर्फ हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। और उस हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिर्फ प्रोटॉन बचा। इसलिए जो हमारा हाइड्रोजन का मास होगा, H+ का मास होगा, मैं हाइड्रोजन न बोल के H+ बोलूँ, तो जो H+ का मास होगा वो प्रोटॉन का मास होगा। और यहाँ पर यही चीज़ को दिखाया गया कि हमारे पास 1.67 10⁻24 ये हमारे पास आया। इसके बाद ये तो हमारा जो था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से गोल्डस्टीन ने निकाले थे। हाइड्रोजन और H+ के साथ जो हमारा कंसेप्ट है रदरफोर्ड का, देखिए क्या कंसेप्ट था। रदरफोर्ड का जो कंसेप्ट था, बम्बार्डिंग कराए थे उन्होंने। बम्बार्डिंग कराया था अल्फा पार्टिकल का, बम्बार्डिंग कराया था उन्होंने नाइट्रोजन पे, और उसके बाद ऑक्सीजन और प्रोटॉन बना था। अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि अल्फा पार्टिकल क्या है। अब यहाँ क्वेश्चन होगा कि अल्फा पार्टिकल क्या है, तो देखिए मैं इसके लिए भी थोड़ा सा आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री का भी कंसेप्ट लेकर आया हूँ। थोड़ा सा आप देखेंगे इसको कि ये क्या है। आप देखिए इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया, क्योंकि इनका जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है सब बम्बार्डिंग के थ्रू हुआ है, स्कैटरिंग के थ्रू हुआ है, चाहे वो उनका न्यूक्लियस का थ्योरी हो या एटम का मॉडल का थ्योरी हो, या आगे अगर आप देखेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की थ्योरी हो, हर एक थ्योरी में उनकी बम्बार्डिंग वर्ड और स्कैटरिंग वर्ड आया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या किया कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में हम लोग को पता रहता है कि जो स्पॉन्टेनिटी के साथ रे इमिट करता है, वो रे अलग अलग तरह के होते हैं, इमिट करता है, उसको हम लोग कहते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जो अल्फा बीटा गामा रे निकालता है। इन्होंने क्या किया कि एक लीड का बॉक्स लिया, इन्होंने एक लीड का बॉक्स लिया और इस लीड के बॉक्स में उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रख दिया, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना होता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अपना एक नेचुरल फिनोमेना होता है कि वहाँ से रे निकलता ही निकलता है। फिर उन्होंने क्या किया कि पहले वो मैग्नेटिक फील्ड रखे, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखिए जो कि हाइपर फिजिक्स से लिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया गया, 2 फील्ड लिए गए हैं। अब इन्होंने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के साउथ पोल नॉर्थ पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं। तो कुछ देखा रहे इन्होंने कि साउथ पोल की तरफ चले गए, कुछ देखा इन्होंने कि नॉर्थ पोल की तरफ चले गए, और कुछ देखिए कि स्ट्रेट ऊपर की तरफ भाग रहे, निदर साउथ पोल नॉर्थ पोल, कहीं नहीं जा रहे हैं, सीधा ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। सिमिलरली आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमारे पास नेगेटिव पोल है, पॉजिटिव पोल है। कुछ पार्टिकल जो है नेगेटिव पोल की तरफ आ रहे हैं, कुछ पार्टिकल जो है पॉजिटिव पोल की तरफ जा रहे हैं, और कुछ सीधे निकल जा रहे हैं। बहुत सिंपली इन्होंने कहा
कि जो पार्टिकल निगेटिव पोल की तरफ आ रहे हैं मतलब कि उनके पास पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव की तरफ कौन जाता है? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। उन्होंने कहा कि वही अल्फा है, अल्फा में पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि हीलियम प्लस प्लस को ही अल्फा कहा गया, हीलियम डबल प्लस आयन को अल्फा कहा गया। और जो पॉजिटिव पोल की तरफ जा रहे हैं निश्चित है कि उसमें निगेटिव चार्ज है, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन का ही दूसरा नाम है बीटा पार्टिकल। अब जरा आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है, एक तरफ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ बोला गया कि ये हमारा जो न्यूक्लियर फिनोमेना है और न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकल रहा है, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क होगा कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में था ही नहीं तो फिर बीटा पार्टिकल इमिट कैसे हुआ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, ये हम लोग रदरफोर्ड थ्योरी में देखेंगे, ये हमारे पास है, इसका हम लोग जवाब ढूंढेंगे। और जो पार्टिकल ऐसे थे जो कि कहीं किसी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हुए, ना तो नेगेटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, नहीं वो पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, सीधे निकल गए। दैट मीन्स कि वो हमारा जो था वो गामा रे था। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जो टुवर्ड्स नेगेटिव पोल गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, और बीटा पार्टिकल टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल गए, और जो कहीं नहीं किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं है वो ये हमारा गामा हो गया। दैट मीन्स कि अल्फा बीटा गामा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन है, ये हमारे पास देखने को मिला। अब मैंने कहा था आप लोगों को यहाँ पर कि मैं एक एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा देखिए कि हाउ कैन यू डिटरमाइन पेंट्रेटिंग पावर और वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, जैसे अल्फा है, बीटा है, गामा है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इसका आप कैसे निकालेंगे, कैसे। ये बहुत सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल होना चाहिए तभी ये हो पाएगा। जैसे हमारे पास अल्फा बीटा गामा न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, क्योंकि बीटा में ही इलेक्ट्रॉन भी छुपा हुआ है। यहाँ सबसे पहले एक पेपर रखा गया, एकदम नीट एंड क्लीन पेपर है। फिर ये अपना हाथ को रखा गया है, एल्युमिनियम का शीट लिया गया है, एक गिलास पानी रखा गया है, और एक कंक्रीट रखा गया, सॉलिड मटेरियल रखा गया है। अब देखिए यहाँ से जो रे निकल रहा है, आपको दिमाग में कितना आसानी से बैठ सकता है कि अल्फा रे जब जा रहा है तो इस पेपर को पार कर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर के हाथ के पास आके रुक जाकर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मतलब हुआ कि अल्फा रे का पेंट्रेटिंग पावर सबसे कम है, अल्फा का पेंट्रेटिंग पावर सबसे कम है। और वहीं पे अगर आप न्यूट्रॉन की बात करें या बीटा की बात करें या फिर आप किसी और मटेरियल की बात करें तो आप देखेंगे अलग अलग। जैसे आप बीटा की बात कर रहे हैं तो पेपर को भी पार कर रहा है और हैंड को भी पार कर रहा है, हाथ को भी पार कर जा रहा है, लेकिन वो एल्युमिनियम शीट पे जाकर के वहाँ पर रुक जा रहा है, वहाँ वो पेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो पेंट्रेटिंग पावर समझने के लिए मटेरियल का थिकनेस देखिए, और मटेरियल का थिकनेस के साथ साथ उसके वेलोसिटी को देखिए कि कहाँ पे वो पेंट्रेट करके आगे निकल रहा है। गामा का देखिए, गामा ने क्या किया। गामा के बारे में आप देखेंगे तो वो जो कंक्रीट मटेरियल उसको भी पार कर गया। आप सोचिए, इमेज करिए कि पेपर, हैंड, एल्युमिनियम शीट, वाटर ग्लास और कंक्रीट मटेरियल को भी पार करके निकल गया। गामा रे कितना ज़्यादा पेंट्रेटिंग पावर रखता है, ये हमारा गामा रे। इसी प्रकार अगर आप न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो पेपर, हैंड, एल्युमिनियम, वाटर, बट कंक्रीट पे जाके रुक जा रहा है। तो देखिए ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे आप माइंडसेट को अपना यहाँ पर समझ सकते हैं, माइंडसेट करके कि कौन पार्टिकल हमारे पास जो एक्टिव रेडिएशंस हैं, अल्फा बीटा गामा न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है वो कैसे मटेरियल को पेंट्रेट करते हैं। क्योंकि आने वाला जो हमारा थ्योरी है इसी पर बेस्ड है। इससे पहले कि हम लोग एटम के मॉडल में जाएं, उससे पहले मैं न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा कि न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ वो कैसे हुआ। चूँकि ये न्यूक्लियर हमारे पास केमिस्ट्री है, हालांकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ भी हम लोग इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ते हैं। इसका जो डिस्कवरी जेम्स चैडविक 1932 में किए थे। ये देखिए यहाँ पर अल्फा पार्टिकल, ये हीलियम जो है अल्फा पार्टिकल है, एक बेरिलियम लिया गया, फिर हीलियम है, फिर लिथियम लिया गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर दिखाया गया कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो रहा है। यहाँ देखिए इस पिक्चर को थोड़ा सा यहाँ देखिए, पोलोनियम सोर्स। पोलोनियम सोर्स का मतलब क्या हुआ, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम के बाद जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, या उससे पहले, दैट मीन्स कि 89 एक्टिनियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। 89 एक्टिनियम से पहले और आइए तो लीड 82 के बाद 83 बिस्मथ, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिस्मथ एंड नाउ देन हमारे पास प्लूटोनियम। प्लूटोनियम 84 से लेकर के अभी तक जितने डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं वो सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। टोटल
क्या होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट? कि जिसके पास खुद से बिना किसी इफेक्ट का, बिना किसी प्रभाव का, वो अल्फा बीटा गामा रे निकालता है अपने न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए। तो पोलोनियम से लेकर के अगर आगे आप बढ़ते जाते हैं, आप जहां तक जाइए, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, अमेरिकन कैलिफोर्नियम, जितना भी एलिमेंट है आप 132 तक जाइए, ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यूरेनियम के बाद जो 92 के बाद हमारा, यूरेनियम के बाद नेपच्यूनियम से लेकर जिसको हम लोग ट्रांस यूरेनिक बोलते हैं, वो सब हमारे पास हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उसमें पोलोनियम भी लिया गया। पोलोनियम देखिए अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है, बीटा भी निकालता है, गामा भी निकालता है। अब ये पोलोनियम सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकला और हमारे पास यहाँ देखिए टारगेट बेरिलियम को रखा गया है। अब बेरिलियम को टारगेट करके बोरॉन बनाया जा रहा है और यहाँ से न्यूट्रॉन निकल रहा है और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का डिटेक्टर लगाया जो डिटेक्ट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है कि न्यूट्रॉन आया कि नहीं आया। यानी एक एक्सपेरिमेंट, जेम्स जैट्विक का एक्सपेरिमेंट था कि कैसे न्यूट्रॉन हमारे पास इमिट करता है, तो बम्बार्डिंग से करता है। यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट का बम्बार्डिंग होता है, यानी ये न्यूक्लियर फिनोमेना है, ये हमारा केमिकल फिनोमेना नहीं है, केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन हुआ है, यहाँ पर एलिमेंट बदल जा रहे हैं। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता था, एलिमेंट कभी नहीं बदलता, वहाँ एलिमेंट कंजर्व होता था। अगर लेफ्ट में एलिमेंट हमारा हीलियम है और बेरिलियम है तो राइट में भी कोई प्रोडक्ट हीलियम बेरिलियम का ही बनेगा। बट देखिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि सारे एलिमेंट चेंज हो गए, कोई एलिमेंट टैली नहीं करेगा। हीलियम, बेरिलियम, न्यूट्रॉन, कार्बन सब अलग अलग है। दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्शन, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। इस तरह हीलियम, लिथियम, न्यूट्रॉन, बोरॉन ये अलग हो गए, तो दोनों में फर्क होता है। यहाँ पर एलिमेंट कंजर्व नहीं होते, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस भी वेरी करता है और साथ में एलिमेंट भी वेरी करता है। लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल ये निकल रहे हैं, इसी प्रकार न्यूट्रॉन का भी डिस्कवरी हुआ, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का भी डिस्कवरी किया था, और जब बीटा रे निकलता है वो इलेक्ट्रॉन का भी डिस्कवरी है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन उसका जो लाइफ टाइम होता है वेरी शॉर्ट, 10⁻⁹ नैनो सेकेंड में वो चेंज कर जाता है। नैनो सेकेंड भी न्यूक्लियस में नहीं रह पाता है, तो लाइफ टाइम बहुत छोटा होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं चल पाता कि कैसे बना और कब इमिट कर गया, आपको पता भी नहीं चलता। नैनो सेकेंड बहुत छोटा सा टाइम होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी जो है वो हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री से आया। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ और इसका जो पेंट्रेटिंग पावर हम लोग देखे, इसके बाद अब हमारा शुरू होता है एटॉमिक मॉडल। यहाँ पे क्योंकि एटम का स्ट्रक्चर के लिए इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जानना अति आवश्यक है। बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना है, तभी तक हम लोग एटम का जो पार्ट्स, मेन पार्ट्स, फंडामेंटल पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स को हम लोगों ने देखा कैसे डिस्कवर हुआ, क्या इनके चार्ज होते हैं, क्या इनके मास होते हैं। अब इसके बाद हम लोग इस पे जा रहे हैं कि एटम का मॉडल क्या आया। स्वाभाविक बात है कि सबसे पहला जब हमारा पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ वो इलेक्ट्रॉन था, और वो जे थॉमसन ने दिया, तो स्वाभाविक बात है कि वहीं से थ्योरी शुरू हुआ होगा। प्लम पडिंग मॉडल वहीं से एटॉमिक मॉडल की शुरुआत हुई। सबसे पहला मॉडल हमारा वही आया। आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो हमारे पास थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है ये क्या था। देखिए यहाँ पर एक वाटरमेलन दिखाया जा रहा है और यहाँ पर देखिए एटम दिखाया, दोनों को कैसे दिखाया जा रहा है। वाटरमेलन के अंदर दो हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं, एक सीट दिख रहे होंगे, ब्लैक कलर में सीट दिख रहा होगा, और एक रेड मास दिख रहा है। दो चीज़ दिख रहा है। बाहर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इनसाइड की बात कर रहा हूँ। अगर इसको आप इमेज करेंगे कि यही एटम है, तो इनका कहना था कि जिस प्रकार से वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं, रेड मास में जैसे तैसे जहाँ तहाँ रहते हैं, उनके कोई सर्टेनिटी नंबर का नहीं होता है, वही एटम में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है। उन्होंने कहा कि रेड मास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो सीड है ना वो हमारा नेगेटिव चार्ज है। ये इनका कहना था कि ये जो प्लस देख रहे हैं सब रेड मास है, और ये जो माइनस देख रहे हैं आप, ये सब जो हमारा जो है वो हमारा जो है इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स सीड है। इनका कहना देखिए यहाँ पे ये सीड को इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया जिसको नेगेटिव चार्ज का, इस रेड मास को इन्होंने पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं जिसको प्लस कर रहे हैं। बस इनका इतना ही थ्योरी था। लेकिन क्वेश्चन था कि अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, तो एक ही जगह में आप दिखा रहे हैं, उसी रेड मास में सीड भी दिखा रहे हैं, उसी में आप उस रेड मास को भी दिखा रहे हैं, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि दोनों क्यों नहीं रिएक्ट करेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट वन टू अदर। ये तो आप हम लोग सब लोग जानते हैं। तो फिर तो इसको मिल करके एटम का एक दूसरा फॉर्म देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है।
यहाँ पर भी ये कहा गया कि ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। देखिए यहाँ पर आप इस चीज को देख भी सकते हैं, यहाँ पोस्टुलेट्स में 2 बातें लिखी गई। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट, यही बात कही गई। एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये तो हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं कि दोनों के मैग्नीट्यूड भी बराबर थे। अब इसके बाद जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था, इन्होंने यही बात कही थी। अब ये फेल्योर हुआ, फेल्योर के साफ दिखने लगा कि दोनों एक ही जगह पे कैसे रहे। इसके बाद थॉमसन मॉडल फेल एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय द थिन मेटल फॉयल, ये तो बाद में जब एक्सपेरिमेंट आया तब पता चला कि ये थ्योरी में एरर था। इसके बाद हमारे पास जो आगे आप थ्योरी है जिसका नाम है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग थ्योरी। इस थ्योरी में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको सीधे यहाँ लाता हूँ, पिक्चर पे लाता हूँ और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ पहले बढ़िया से, आप इसको पहले सुनेंगे। आपके सामने ये जो पिक्चर है बहुत छोटा सा एक पिक्चर लाएगा। ये देखिए आर ए लिखा है, आर ए फॉर रेडियम। रेडियम एक सोर्स है अल्फा पार्टिकल का, यानी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग थ्योरी। इसका नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? कहा गया कि ये जो आप देख रहे हैं आपके पास जो स्फेरिकल शेप कहिए, यहाँ तो ओवल दिख रहा है, ये लास्ट में पढ़ेंगे कि इस तरह का ही हमारे पास शेप होता है, ओवल शेप ही होता है रियल में। लेकिन अभी फिलहाल स्फेरिकल शेप पे ही कंसीडर करें कि ये स्फेरिकल शेप है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। ये थीन गोल्ड मेटल फॉयल है, थीन गोल्ड मेटल फॉयल है। 0.004 mm इसका थिकनेस लिया जाता है। क्यों लिया जाता है इस पे भी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर थीन मेटल गोल्ड फॉयल पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग कराया जाता है। ये रदरफोर्ड की थ्योरी था कि रेडियम से जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा, इस मेटल का जो थिकनेस है थीन मेटल गोल्ड फॉयल का 0.004 mm, 0.004 mm है। और यहाँ पर जब अल्फा रे का बम्बार्डिंग होगा था तो इन्होंने देखा कि जो मोस्टली अल्फा है, जो ब्लू कलर के अल्फा दिख रहे हैं, मोस्टली अल्फा जो है 99% अल्फा पार्टिकल जो है पासिंग विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कहीं कोई रुकावट नहीं है। यहाँ पर आप भी समझ सकते हैं कि आप किसी कमरे में जाते हैं और सीधा पार हो जाते हैं कमरे में। इसका मतलब कमरे में ना इस तरफ दीवार है ना इस तरफ दीवार, आप गए सीधे पार हो गए, मतलब कि कोई रुकावट नहीं है। इससे पता चलेगा कमरा खाली है, कमरा में 4 दीवारी भी नहीं है और कमरा खाली। अगर कमरा में चारों तरफ से सामान भरे पड़े होते तो आप नहीं आसानी से पार कर सकते थे, यानी कमरा खाली है। दैट मीन्स कि इसके पास एम्प्टी स्पेस है, एटम के पास एम्प्टी स्पेस है। फिर इनका देखिए रेड लाइन देख रहे हैं, 2 रेड लाइन दिखाया गया है। पहला रेड लाइन है कि किसी एंगल से, मान लीजिए यहाँ से ये सीधे स्ट्रेट जा रहा है और ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेट नहीं जा करके ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गया। दैट मीन्स कि यहाँ डिफ्लेक्शन का कारण क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज। ये रेड देख रहे हैं, ये रेड है, ये दोनों रिपेल कर रहा है एक दूसरे को और यहाँ से किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। मतलब कि ये जो रे था इसका जो चार्ज है और जो यहाँ चार्ज दिख रहा है, दोनों लग रहा है कि सेम चार्ज है। सेम चार्ज होने से रिपेल कर गया, रिपेल कर गया मतलब कि वो आगे भाग गया। तो इसका मतलब हुआ कि इसका चार्ज पता लग रहा है कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ भी जो स्पेसिस है, चाहे जो भी रहा हो पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। और तब देखा गया, थर्ड स्टेज में क्या देखा गया कि ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल, 1 in 8,000, 8,000 में से एक ऐसे पार्टिकल है। ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि 8,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसे भी है जो कि जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में 180 से वहीं पे वापस हो गया। यानी यहाँ पर ये सीधा ये 180 से घूम गया। मतलब ये पता चला कि इस रे का जो हमारे पास ये रे है, जो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो मैग्नीट्यूड है और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये भारी पड़ रहा है, इसलिए इसको मोड़ दिया। यहाँ इसको जाने नहीं दे रहा, यहाँ पर इसकी रुकावट मिला और रुकावट ही नहीं मिला, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ ज़्यादा था, फोर्स ज़्यादा था, इसलिए इसको रिटर्न होना पड़ा। तो यहाँ 3 ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहे हैं। पहला हुआ कि मोस्टली पार हो गया, कुछ जो हो गए जो हमारा डिफ्लेक्ट हो गए, और 8,000 में से एक आध जो पार्टिकल है वो वापस आ गए। तो यहाँ से 3 ऑब्जर्वेशन इनके सामने आ रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर, मैं ऑब्जर्वेशन पे आता हूँ, बाद में डिस्कस करता हूँ। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि अगर ये हमारे पास डिफ्लेक्ट कर गया, पार हो गया, ऐसा हो गया, तो पहला क्वेश्चन है कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल क्यों लिया। दूसरा क्वेश्चन है कि थीन मेटल गोल्ड फॉयल क्यों लिया, एल्युमिनियम क्यों नहीं लिया। और मैंने ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ रखा हूँ, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, मेरा अपना क्वेश्चन नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन भी रखा हूँ, देखिएगा आप कि आपको एक क्वेश्चन मैंने रखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन रखे हैं, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, आपके टेक्स्ट बुक का है कि इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जनरली द थीन फॉयल ऑफ हैवी एटम्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा हैव बीन यूज्ड
to be bombarded by the alpha particle if the thin foil of the light atom like aluminum etc is used, what difference would be observed from the above result? ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 मिलेगा, आप देखिएगा अपना एक्सरसाइज निकाल के। यहाँ क्वेश्चन किया है कि आप एल्युमिनियम लेते हैं, इसके जगह एल्युमिनियम लेते हैं गोल्ड और प्लेटिनम के जगह, तो क्या इसमें हमारे पास, तो देखिए दो बातें हैं। पहली बात कि गोल्ड और प्लेटिनम लेने के पीछे कारण था कि मेटल इनर्ट होते हैं। आप ये बात सुने हैं या नहीं सुने, सुन लीजिए, मेटल भी इनर्ट होते हैं। हमारे पास दो ऐसे मेटल है जिसको इनर्ट मेटल कहते हैं, ये दोनों का नाम है गोल्ड और प्लेटिनम। पहला तो किसी एक्सपेरिमेंट में ये ध्यान दिया जाता है कि हमारे पास कोई मटेरियल ऐसा नहीं हो कि हम एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहे हैं और रिएक्ट करके कुछ और कर जाए, क्योंकि केमिस्ट्री है, रिएक्शन ज़्यादा होता है। तो गोल्ड और प्लेटिनम लेने के पीछे पहला लॉजिक जो था उनका, रदरफोर्ड जी का, कि वो पहले तो मेटल इनर्ट नहीं उन्होंने सेलेक्ट किया कि रिएक्शन ना करे, मेटल चूंकि रिएक्टिव होता है। दूसरी बात ये होता है कि अगर कोई एक ऐसा मेटल का नाम बताइए गोल्ड को छोड़ करके जिसको हम लोग, जिसका सीट बहुत पतला बना सकते हैं, 0.40 mm का सीट या ड्यूरेबल ज़्यादा होता हो, तो उसमें सिर्फ गोल्ड और प्लेटिनम का ही नाम आता है। जितना भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं आप गोल्ड का ही बनते सुने होंगे, ऐसा कभी नहीं सुने होंगे कोई दूसरा मटेरियल का, क्योंकि उतना ड्यूरेबल कोई मटेरियल हो ही नहीं सकता जितना गोल्ड होता है। एक तो है कि पतला पत्थर बनाना था, सीट बनाना था, इसलिए गोल्ड को सेलेक्ट किया गया। दूसरा ये था कि हमारे पास इनर्ट था। अब था कि अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग इन्होंने क्यों कराया। अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग कराने के पीछे कारण था थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल में थॉमसन जी ने कह दिया कि जो प्लम्पर्डिंग मॉडल है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, प्रोटॉन यहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं, एक ही जगह पे उन्होंने दिखा दिया। तो इनको ये सर्च करना था कि जो रेड मास एक्चुअल कहाँ पर है। तो देखा उन्होंने कि अगर इन्होंने कह दिया कि रेड मास पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव को और कहाँ पर हम पा सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पाने के लिए उन्होंने अल्फा से बम्बार्ड कराया। तो अल्फा तो फिक्स हो गया कि अल्फा इसलिए लिया कि अल्फा पॉजिटिव चार्ज है, बीटा इसलिए नहीं लिया उन्होंने कि बीटा में नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव लेने से कोई फायदा नहीं था, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी लग चुकी थी। अब यहाँ से शुरू हुआ कि प्रोटॉन के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। अब शुरू है कि इन्होंने गोल्ड और प्लेटिनम को लिया, उसके जगह एल्युमिनियम लेते तो क्या होता है। यस, चूंकि हीलियम जो होता है उसके पास एक एटम के न्यूक्लियस में चार, हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है, तो 2 प्रोटॉन वाला स्पेसिस है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ रहा है, और अगर उसमें हम नंबर 1 ग्राम का ले या किसी भी वेट का लेते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हैवी चार्ज हो जाएगा। तो अगर आप कोई लाइटर एलिमेंट लेते तो वो जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है उस न्यूक्लियस को पेंट्रेट करके आगे निकल जाता है। तो जो ये रिटर्न दिख रहा है, यहाँ देखिए जो रिटर्न दिख रहा है कि वो एक पार्टिकल जो रिटर्न यहाँ दिख रहा है कि ये रिटर्न हो गया, ये नहीं होता तो प्रोटॉन यहाँ पर न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हो पाता, पता ही नहीं चल पाता कि उस स्फीयर में वो जगह कहाँ है जहाँ पे कि हमारा वो पॉजिटिव चार्ज कंसर्न कर रहा है, स्मॉल पोर्शन वो कौन सा है। तो इसका डिस्कवरी इन्होंने इसी पॉइंट से किया। अगर एल्युमिनियम लिए होते, ये सीट पतला होता और ये लाइट होता, तो ये आसानी से इसके न्यूक्लियस को भी अल्फा पार्टिकल पेंट्रेट करके आगे निकले, क्योंकि इसकी पेंट्रेटिंग पावर इससे ज़्यादा है, एल्युमिनियम से ज़्यादा था। इसलिए इन्होंने हैवी मेटल को सेलेक्ट किया। गोल्ड मेटल हैवी होता है, उसमें 79 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अगर एक एटम की भी बात करेंगे तो 79 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए उसको वापस आना ही पड़ा। इसलिए गोल्ड और प्लेटिनम को लिया जाता है और एल्युमिनियम को नहीं लिया जाता है। यहाँ पर आप ये 3 बात को सीखे कि न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी हुआ रदरफोर्ड के कारण हुआ, अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डिंग की वजह से हुआ, क्योंकि चार्ज सेम था, रिटर्न होना पड़ा। दूसरी बात हुआ कि एटम में एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है अब हमारे लिए टफ जॉब हो गया कि जब स्पेस काफ़ी है तो इलेक्ट्रॉन है कहाँ। अगर एटम में स्पेस काफ़ी है तो इलेक्ट्रॉन को सर्च करना होगा कि इलेक्ट्रॉन रियल पोजीशन में कहाँ है, क्योंकि ये स्मॉल पोर्शन तो पता लग गया कि यहीं पर है, इसके बाद बाकी सारे हमारे जो स्पेस है वो इलेक्ट्रॉन का स्पेस है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये खोजना है। साथ में ये पता लग गया कि इसके आसपास वाला चार्ज जो होगा वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन जो सीधा निकल गया, मैंने कहा कि 99% निकल गया, 99% रे अगर बाहर निकल गया तो वो जगह सारे स्पेस जो खाली हैं उसी में कहीं इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए हम लोग को इस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन निकालना है और रदरफोर्ड के मॉडल को यहाँ पर एस्टेब्लिश करना है कि रदरफोर्ड का मॉडल कैसे एस्टेब्लिश किया जाए। तो सबसे पहले होगा कि यहाँ पर जो कंक्लूजन निकालना है कि बहुत सारा जगह खाली है, एम्प्टी स्पेस है, वो एम्प्टी स्पेस में कहाँ पर सेल है, कैसे ये समझा जाए। तो इसके लिए भी रदरफोर्ड ने फिर आगे हमारे पास काम किया। क्या काम किया इन्होंने कहा कि जब हमारा कोई भी पार्टिकल, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या न्यूट्रल हो, अगर एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसमें मोशन होता है।
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की चर्चा तो अब हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर हो गया। अब हम बाहर की बात अगर कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में मोशन होता है, वो घूम रहा है। किस तरह का मोशन होता है? तो सोलर सिस्टम वाला मोशन होता है। जिस तरह से जितने प्लैनेट्स होते हैं और हमारे सन को जिस तरह से राउंड कर रहे हैं, उसी तरह से इसमें भी मोशन कहा गया कि है, तो प्लैनेटरी मोशन है। तो इस मोशन के लिए हमारे पास जो एनर्जी होता है वो कहाँ से आता है? अब क्वेश्चन शुरू हुआ कि आखिर ये घूमता कैसे है, इसके पास इतनी स्पीड कहाँ से आया, कहाँ से इसको एनर्जी मिलता है? तब इन्होंने कहा कि दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस करता है। और वहाँ से फिर हमारे पास जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होता है, रिपल्सन होने की वजह से वहाँ से मेसॉन पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। और मेसॉन पॉजिटिव होते हैं, मेसॉन नेगेटिव होते हैं, और वो मेसॉन पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है और मेसॉन न्यूट्रल बनाते हैं, और वही एनर्जी क्रिएटर होते हैं। और यहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी ही उसका वजह है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है, वो और अपने जो है सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है, हाई स्पीड के साथ घूमते रहता है। अब ये बात यहाँ पर आ गई कि ठीक है ये घूम रहा है। आगे चल करके अब ये थ्योरी में हम यहाँ पर दिखाएंगे कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो गया। फिर ये घूम रहा था, फिर एक आगे के थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे कि ये थ्योरी फिर हुआ कि जब ये बार बार घूम रहा है तो एनर्जी तो लॉस कर रहा होगा। ठीक है, एनर्जी इसको यहाँ से मिल रहा है, तो एनर्जी का भी लिमिटेशन है। अगर ये लॉस कर रहा है तो एनर्जी जो लॉस किया तो कितना लॉस किया, लॉस करने के बाद फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है जो सेल में घूम रहा था या कहीं भी घूम रहा था, वो फिर न्यूक्लियस के पास क्यों नहीं आया? क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है, तो दोनों को एक जगह मिल करके और इसको और स्टेबल बनाना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं होता है? तो ये ड्रॉबैक्स में आ जाएगा कि ये ड्रॉबैक्स हो जाएगा कि जब ये कंटिन्यूअस रिवॉल्व कर रहा है, एक स्पीड से कर रहा है, तो फिर ये इसके अंदर क्यों नहीं ट्रैप किया? अगर ट्रैप कर जाता तो एटम कोलैप्स भी कर सकता था। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता, इट डजंट हैपन इन रियलिटी, इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑलवेज इन कंटिन्यूअस मोशन। तो अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रहा है? ये हमारा ड्रॉबैक्स होगा, जो कि अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।